हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोगी भव। मिशन निरोग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहली वीडियो में बात करी थी अस्थमा के बारे में। हमने समझा था कि अस्थमा क्या होता है और वो किस किस वजह से अस्थमा हो सकता है, क्या क्या उसके ट्रिगर्स हो सकते हैं। और तो इस वीडियो में हम उसके आगे की बात करेंगे कि कैसे अस्थमा के क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे उसको पहचाना जा सकता है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे उसके क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स मतलब जो एक पेशेंट है जिसको अस्थमा हो रहा है उसको क्या महसूस हो रहा है। जैसे कि सिम्टम्स की बात करें तो कफ होता है, वो सबसे कॉमन सिम्टम है अस्थमा का, खांसी होना। दूसरी चीज़ हो सकती है सांस फूलना, जिसको हम मेडिकल टर्म में ब्रेथलेसनेस भी बोलते हैं। उसके अलावा जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, चेस्ट टाइटनेस बोलते हैं, मतलब छाती में जकड़न होना, एक तरीके से खिंचाव सा महसूस करना। या फिर वीजिंग होती है एक, जिसको मेडिकल टर्म में वीजिंग बोलते हैं, लेकिन आपको उसको आम भाषा में समझ सकते हैं कि सांस लेते टाइम एक घरघराहट सी आवाज़ आती है। तो ये सारे जो 4 सिम्टम्स हो गए, कफ हो गया या ब्रेथलेसनेस हो गई, चेस्ट टाइटनेस हो गई या वीजिंग हो गई, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं एस्थमा के। और लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स किसी एस्थमेटिक पेशेंट्स को महसूस हो रहे हैं या नॉर्मल जिसको डायग्नोस अभी नहीं हुआ है उसको भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह इस पर ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं इसको जांच करने की। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक पेशेंट को एस्थमा है या किसी भी इंसान को जिसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं क्या उसको एस्थमा है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान जिसको कफ हो रहा है उसको एस्थमा ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स जो होते हैं एक बीमारी में अगर हैं वो 2, 3, 4 अलग अलग बीमारियों में भी पाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ पेशेंट को जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे डॉक्टर्स जो हैं आपके कुछ टेस्ट्स करते हैं। उन टेस्ट के बेसिस पे और आपके सिम्टम्स के बेसिस पे वो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी हो सकती है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। तो जब बीमारी को हम जांच करने की बात करते हैं तो उसमें अब अगर अस्थमा वाला पेशेंट है तो उसमें क्या जांच जो है डॉक्टर ज़्यादातर करते हैं। पहली चीज़ जो है वो है आपके जो साइंस और सिम्टम्स हैं उसी से ही काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि पेशेंट को अस्थमा हो रहा है। उसके जो लैब में जो टेस्ट कराए जाएंगे वो उसको एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है? इसमें बेसिकली जो डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं आपके सांस लेने की क्षमता को चेक करते हैं। आपका जो सांस की नली है और जो फेफड़े हैं उसमें कितनी सांस आ रही है या बाहर जा रही है, उसका परसेंटेज होता है एक तरीके से, वो चेक करते हैं, उसकी क्षमता चेक करते हैं फेफड़ों की एक तरीके से। तो इसको शॉर्ट में PFT भी कहा जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि फेफड़ों का एक तरीके से टेस्ट होता है। इसके अलावा एलर्जी का टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर, वो चेक करने के लिए आपको किस चीज़ों से एलर्जी हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए एलर्जी का टेस्ट भी कराया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर आपको ऑर्डर करेंगे, आपका छाती का एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे, या फिर कई केसेस में CT स्कैन भी करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि फेफड़ों में अगर जो बीमारी हो गई है तो किस हद तक जो है डैमेज हो चुका है, वो चेक करने के लिए ये टेस्ट कराए जाते हैं। अगर अब हम बात करें इलाज की, अगर बात करें तो अगर अस्थमा का सीधा सीधा इलाज 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है कि जो आपको साइंस और सिम्टम्स हो रहे हैं, जो तकलीफ़ हो रही है उसको कम करना, और दूसरी चीज़ होती है कि जितने नंबर ऑफ़ अटैक्स आ रहे हैं, जितनी बार आपको अस्थमा हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तो एक तो तुरंत रिलीफ देने के लिए होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक दवाई देते हैं जिसको हम कह सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। उसका मतलब क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब होता है कि जो आपकी सांस की नली है वो जिस अस्थमा की वजह से या जिस वजह से वो पतली हो गई है, नैरो हो गई है, तो उसको थोड़ा सा खोलने के लिए देते हैं। तो अगर एयरवे खुल जाती है तो क्या होता है, सांस लेने में और सांस छोड़ने में तकलीफ़ नहीं होती है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, जो पतली नली है उसको थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि आपको सांस लेने में तकलीफ़ ना हो। तो ये तो एक हो गया। दूसरी चीज़ होती है, दूसरी दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि आपके जो अटैक्स आ रहे हैं बार बार उसको कंट्रोल करने के लिए।
तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं इसमें स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि आपका जो क्या बोलते हैं अटैक्स हैं, नंबर ऑफ़ अटैक्स हैं, वो कंट्रोल में रहें। तो ये नॉर्मल जो है ट्रीटमेंट इस तरीके से होती है। लेकिन किसी को सीवियर एकदम अस्थमा बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो उस केसेस में वेट मत कीजिए, डायरेक्टली इमरजेंसी हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। तो इमरजेंसी जो हो गई है, सीवियर अस्थमा है, उसमें जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वह ज़्यादातर आपको क्या इलाज देते हैं, एक तो आपको वो ऑक्सीजन देते हैं, मास्क के थ्रू ऑक्सीजन देंगे ताकि सांस लेने में जो तकलीफ़ है उससे निजात पाई जा सके। उसके अलावा जो इनको बहुत ज़्यादा सीवियर अस्थमा होता है उनको डॉक्टर ये नेबुलाइजर्स भी देते हैं। नेबुलाइज़र क्या होता है, अभी कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, नेबुलाइज़र, जो पहले बहुत आम लोग नहीं जानते थे। तो नेबुलाइज़र क्या होता है, नेबुलाइज़र एक तरीके से एक मशीन होती है जो कि आपकी जो दवाई है वो लिक्विड फॉर्म से उसको वेपर फॉर्म में या कर देती है एक तरीके से। तो उससे वो दवाई ज़्यादातर जहाँ जहाँ पे हमें पहुँचानी है, लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर, वहाँ पे जल्दी से आसानी से पहुँचाई जा सकी है और उससे जल्दी से रिलीफ मिल सकता है। तो वो नेबुलाइज़र भी यूज़ करते हैं दवाई को देने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में जो है वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें आपको क्या बोलते हैं, नाक का जो कैथेटर, जो ऑक्सीजन लगाया जाता है वो नाक के थ्रू भी लगाया जा सकता है। तो बहुत सीवियर केसेस में ये ट्रीटमेंट भी दी जाती है। अब ये तो ट्रीटमेंट होगी दवाइयों के बारे में। इसके अलावा हमने जो पहली वीडियो में भी बात मैंने करी है, बताया है कि ट्रिगर्स होते हैं कुछ अस्थमा के। तो अगर हम उन ट्रिगर्स पे ध्यान रखें तो हम अस्थमा के अटैक को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो ट्रिगर्स क्या क्या हैं, क्या हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। वन इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम शुरू कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम जो है कॉमन सी चीज़ है, आम लोग जानते हैं प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जिससे आपकी जो ब्रीदिंग है वो उसकी वजह से ब्रीदिंग सुधर जाएगी। और ब्रीदिंग अगर हमारी अच्छी हो जाएगी तो अस्थमा के जो अटैक्स हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप स्मोकिंग इफ़ एट ऑल यू आर डूइंग इट। उसके अलावा आप जो हैं, जो भी एलर्जेंस है, ट्रिगर्स हैं मैंने बताए हैं, उनको सबको अवॉइड करना पड़ेगा। क्या क्या ट्रिगर्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी, जैसे कि डस्ट के अंदर भी माइट्स होते हैं। तो आपको आपका जो घर है या आप जहाँ पे भी रह रहे हैं अपने प्रेमाइसेस में, उसको डस्ट को आपको हटाना पड़ेगा बाय यूजिंग वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके, या आप अगर खुद भी डस्टिंग कर रहे हैं तो आप मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डस्ट से बचना पड़ेगा। उसके अलावा पेट्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि फर वाले जो पेट्स होते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वो भी कॉमनली एलर्जन की तरह एक्ट करते हैं। तो हमें जिसको भी ये हो रहा है, अस्थमा से प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये पेट्स को भी अवॉइड करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कुछ क्या बोलते हैं, अगर कोई किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी एक तरीके से अस्थमा को अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है, उससे भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं, तो वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उसको सॉर्ट आउट कीजिए। या फिर आपको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और आप कंसल्टेशन लें एंड उसका भी आप इलाज कीजिए। जो वेदर की चेंजेस हैं उससे भी अस्थमा हो सकता है। जो कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़े टाइम के लिए आप एक ड्राई क्लाइमेट में शिफ्ट कर सकते हैं। और स्मोक्स वगैरह होती हैं, जैसे कार से निकल रहा है धुआं या फायर प्लेस से निकल रहा है, या अदरवाइज़ भी जब मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं हम लोग मॉस्किटो कॉइल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग कॉइल्स। उस टाइम पे आप लोग मॉस्किटो नेट्स यूज़ करिए। फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स इट इज़ बेटर टू यूज़ नेट्स। एंड सो ये होगी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डायग्नोस एस्थमा बेस्ड ऑन साइंस एंड सिम्टम्स एंड ऑल्सो सर्टेन टेस्ट। उसके अलावा उसका एक जो बेसिक सा क्योर है वो क्या हो सकता है उसके बारे में हमने बात करी है। एंड ये बेसिक एस्थमा के ऊपर जो है मेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। एंड आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड आगे भी देखती रहिए। मैं और वीडियोस बनाऊंगी।
बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के को पहुंचाती रहूँगी। थैंक यू मिशन निरोग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।